हाँ भाई, होमवर्क क्या था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 निकालो भाई, 10.2। हाँ भाई, जिन्होंने भी किया हो एक्सरसाइज, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 10.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1 से 19। और क्या था? 20 रेस। बाईस नंबर का रेस जिन्होंने भी किया हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। खड़े हो जाओ, क्या करा बता दो, क्या करा, खड़े हो जाओ। इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स वगैरह बताने कैसे बताते हैं, क्या तरीका सिखाया हुआ है? किसी भी इक्वेशन के एओडी के अंदर सॉल्व करने के कौन से तरीके बताए हुए हैं? तो बस निकालते हैं डैश, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे एफ डैश का पता चलेगा, फिर सेकंड निकालेंगे। एफ डैश का साइन नहीं पता चलता था तो बोला था कि अपन उसको एक नया फंक्शन मान लेंगे और उसको एच एक्स बोल देंगे, बताया था मैंने, वो रिपीटेड लूंगा। भाई अगर उसके बाद नहीं होता है तो हम सॉल्यूशंस को रेफर करें ना, मैं यहाँ पर फिर बोलता हूँ कोई भी नया सवाल आएगा वही डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, बैठ जाओ। 5 हो गया, आंसर ही गलत है इसका तो। हाँ, इसका तो आंसर ही गलत है। इसी से पता चल जाता है कि करा है कि नहीं करा है। अगर बोल दिया होता पहले आंसर गलत है तो फिर इसका आंसर ए आएगा। छठा, सातवां, आठवां। अब ये नहीं हुआ होगा, जिन लोगों ने लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं पढ़ा उनको नहीं पता, ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा। तो नहीं पढ़ा है तो भाई छोड़ते आएंगे या फिर पढ़ करके करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। नाइन्थ क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन, ये वही एफ एक्स प्लस जी एक्स है और मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अभी कई बच्चों को नहीं अभी भी क्लिक करा है, वो सीधी सी बात है, उनके लिए है ही नहीं है सब, है ना। वो टाइम पास वाले हैं तो वो टाइम पास करते रहे जैसे कर रहे हैं। और क्या दिया था उनको? निकालो। क्या क्वेश्चन था? द सेंटर ऑफ द पैरेलल पाइप फॉर्म बाय पी ए पी बी पी सी इज गिवन बाय दिस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो इसमें पी कौन हो गया? हाँ, हमने पिछली बार जो फोटो बनाया था उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? यहाँ पी होगा, ये पी हो जाएगा। तो ये हो गया पी ए वेक्टर, ये हो जाएगा पी बी और ये हो जाएगा पी सी। हमने कहा था कि ये बॉडी डायगोनल होता है ये वाला, इसको क्या बोल दिया मैंने, क्यू। इससे जो ये वेक्टर मिलेगा इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा अपना सेंटर। क्या बताया था पिछली क्लास में फॉर्मूला? पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर का आधा, ये किसके बराबर होगा? पी एम वेक्टर। और जहां पर एम कौन हो गया? सेंटर ऑफ पैरेलल पाइप। अब ये सब दे रखा है तो इनको जोड़ करके आधा कर देंगे, कितना आएगा जोड़ेंगे तो, 1 और 4 और 3, 8, 8 का आधा 4 i कैप, ये 4 i कैप हो जाएगा। फिर 2 - 3 और 5, 2 5 7, 7 में से 3 4, 4 का आधा 2 और एक के कैप, ये बनाइए। और ये आया पीएम के बराबर, तो पीएम को क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी भी दे रखा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या दे रखा है? एम दे रखा है, पी निकालना है, तो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 6। तो ये 7 6 2 लिखा है, 7 6 2 ये निकालना है कितना होगा, तो ये इधर आएगा, तो इसमें से घट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो पोजीशन वेक्टर आ गया पी का, कितना आ गया? 3 i कैप 4 j कैप
प्लस के कैप। कितने लोगों ने ये निकाला है? बस बाकी जो भी लोग ये भी नहीं निकाल पाए, बस ऑल दी बेस्ट है ना, पता है तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो ना, सोते रहो ऐसे ही। नेक्स्ट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कर लो, पाइप हो गया था ना हमारा पिछली क्लास में। हाँ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। देखना, स्ट्रेट लाइन हम लोग 2D में पढ़ते थे, जिन्होंने भी पढ़ा है ना उनको याद होगा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले एक आर्टिकल पढ़ते थे, लोकस। और फिर हमने पूरी जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, हम कहते थे ये लोकस ही है, किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम लोकस की बात करते थे वहां पे। तो यहाँ पर भी हम लोग लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक लोकस है। ये लाइन ऐसे शो करने का मतलब क्या है? हाँ, लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है कि इतना सा होगा, लाइन मतलब इनफाइनाइट होती है। पहले भी बोला था आज फिर बोल रहा हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम वेक्टर लिखते हैं तो उसका हेड और टेल होता है। तो अगर मैंने ये बनाया तो डायरेक्शन यही होगा, बट लाइन के केस में हम एरो नहीं बनाते। क्यों? दोनों तरफ जाती है। इससे ये पता चलता है बेहद इंपॉर्टेंट चीज कि वेक्टर का तो अपन कह सकते हैं कि एक हेड और एक टेल है तो एक ही डायरेक्शन है, बट लाइन के लिए हमेशा दो डायरेक्शन होंगे। इधर वाला है तो इधर वाला भी होगा। इधर वाला अगर मान लेते हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप है, तो इधर वाला क्या हो गया? बिल्कुल उसका माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। वेक्टर के अंदर जब हम लोकस की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में हम एच कॉमा के लेते थे। वेक्टर के लिए लोकस के लिए हम लोग लेते हैं आर वेक्टर। ये हमारा लोकस के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? आर वेक्टर। क्या इस्तेमाल होता है? सेम चीज जहां लाइन के बारे में जब हम लोकस पढ़ते थे बोलते थे कि अगर एच कॉमा के क्वेश्चन में यूज हो गया तो यूज मत करना फिर लोकस के लिए, फिर अल्फा बीटा यूज कर लेना, फिर अल्फा की जगह एक्स डाल देना और बीटा की जगह वाई। तो वही लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने लास्ट ईयर कुछ पढ़ा है ना। यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए जिनको कुछ नहीं आता है ना, तो वो लोग बिल्कुल भी सोचेंगे समझ में आएगा, तो नहीं आएगा। सिंपल सी लाइन बोल रहा हूँ, जो पिछले साल कुछ भी नहीं पढ़े, पिछली चीजें जो पढ़ा रखी कुछ नहीं आती, उनको समझ में नहीं आएगी मेरी बात है। तो यहाँ पर हम लोग अगर आर वेक्टर ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा हुआ सवाल में, तो हम आर की जगह कुछ और ले लेंगे, के वेक्टर ले लेंगे। बहुत सारी दुनिया में वेरिएबल से जो लिए जा सकते हैं। लोकस के लिए मैं यहाँ पे आर वेक्टर ले रहा हूँ। इस लाइन पे मुझे एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है। मान लेते हैं कि ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। और अब मैं दो डेटा मांगता हूं, तो दो डेटा क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? पहला केस, दिस इज केस 1। इस डेटा के अंदर हमारे को इस लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होगा, और हमें ये लाइन किसके साथ कोलिनियर है पता होगा। तो मान लेते हैं एक वेक्टर है ये, जिसके साथ ये लाइन कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब पैरेलल है, तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए तो हेड और टेल होगा। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, लाइन का डायरेक्शन ये भी होगा तो ये भी होगा। मान लेते हैं कि ये है पी वेक्टर। हम चाहते हैं कि हमारी इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाए, जो कि इस वेक्टर के साथ क्या है? कोलिनियर या पैरेलल बोलो, एंड इट इज कंटेनिंग अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए। ये फिर बोल रहा हूं, ये पॉइंट है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। आधे से ज्यादा गधे पूरे साल पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में अंतर क्या होता है। तो मैंने पहले दिन भी बताया था कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये एक पॉइंट है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, तो बेहद सिंपल सी काम है। ये वेक्टर इस लाइन के साथ कैसा हो गया? कोलिनियर।
तो इस लाइन के ऊपर भी एक वेक्टर लिख सकता हूँ क्या भाई? तो ये हमने इसको ज्वाइन करा और ये एक वेक्टर मिल गया। ये कौन सा वेक्टर मिल गया? इधर से इधर जाता हुआ ए आर वेक्टर हुआ। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वैल्यू बोलोगे ना तुम, तो क्या लिखेंगे इसको? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये तुम्हारा हुआ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ये वेक्टर इसके साथ क्या है? जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है? तो बस खत्म हो गया, देख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। और आर कौन है? लोकस। ये क्या देगा? क्या देगा ये? ऐसे सोचो, ये पॉइंट कौन है? लोकस। तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करेगा तो किस पे मूव करेगा? तो ये लाइन पे आने वाले अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या रख दूं? 0। तो ये आर वेक्टर कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। अगर मैं इस लेमडा की वैल्यू क्या ले लूं? 1, तो ये कहीं और होगा। तो ये पूरी इस लाइन पे आने वाली जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्या करेगा? कवर कर लेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जो कि एक स्केलर है। नहीं समझ में होगा? तो हमारे पास ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point having position vector a vector and collinear with p vector। ये मेरा आंसर है। अब इस लाइन के ऊपर मैं बोलूं कि एक जनरल पॉइंट बोलूं कैसा होगा? तो ये आर वेक्टर है क्या? ये खुद ही एक जनरल पॉइंट है। अगर मैं बोलूं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट बोलो, यही हमारा लाइन पे जनरल पॉइंट है। जैसे जिन्होंने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा वो जब याद करें सवाल करते थे, जिन्होंने भी करे होंगे शीट के सवाल, तो ऐसी लाइन आती थी। जैसे मान लो कुछ आ गया 20 आ गया, तो हम कहते थे वाई को कुछ मान लो ए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 3a/2। तो एक ही वेरिएबल में काम हो जाता था हमारा। इसी तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पर हम कहते थे जनरल पॉइंट ले लो, एक्स को या वाई को कुछ मान लो और दूसरी वैल्यू भी उसके टर्म में आ जाएगी। इसी तरह से हमें अगर लाइन पे कभी जनरल पॉइंट लेना है, हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, यही हमारा लाइन पे जनरल पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद अगला चैप्टर जब 3D पढ़ेंगे तो यहीं से अपन 3D की इक्वेशन निकालेंगे। 3D की इक्वेशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। ये जो आर वेक्टर है जो कि लोकस है, ये जो ए वेक्टर है जो कि एक फिक्स पॉइंट है, ये जो पी वेक्टर है जो कि एक वेक्टर है जिसके साथ ये लाइन कोलिनर है, उसको सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में लिखना होता है। जैसे इसको अपन लोकस की तरह से सोचें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहाँ लिखा हुआ एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब ये कुछ पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट 1 2 3 होता, तो ये क्या लिखा होता? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बस। तो यही सारी चीजें अपन 3D में आगे पढ़ेंगे, बस इसी फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको? एक्स वाई और जेड में। अभी वेक्टर में लिख रहे हैं और बाद में आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? एक्स वाई और जेड में। बस एक्स वाई जेड में आंसर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? 3D फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अपन वेक्टर फॉर्म। ये समझ में आया? इतना सा काम है। अब इसके बाद आगे पहली चीज फिर बोल देता हूं, इसी को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। और एक और चीज, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी विल गेट यहां पे जगह कम है, यहां लिख रहा हूं, डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स ऑन द लाइन। लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ, इस लाइन पे अब देखो अलग अलग पॉइंट के क्या मिलते रहेंगे? पोजीशन वेक्टर मिलते हैं। नहीं समझ में होगा? तो ये अपने को याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने मुझसे कहा एक लाइन है जो एक पॉइंट है 1 2 3 इससे पास कर रही है, और ये लाइन इस वेक्टर के साथ कोलिनियर है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ कोलिनियर है। किसी ने कहा तो इस लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ कि ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सिंपल सा, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट क्या मानेंगे? आर वेक्टर। और हमारा आंसर हो गया आर वेक्टर बराबर पॉइंट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, दी आंसर। और कोई बोले इस लाइन पे जनरल पॉइंट बताओ, ये हमारा लाइन है,
इस लाइन का जनरल पॉइंट ऐसा होगा। एक तरीका तो यही कि यही लिख दो, और एक तरीका है थोड़ा और अच्छे से आई कंपोनेंट को इकट्ठा कर लो, जैसे कि लैम्डा प्लस वन, टू, टू माइनस लैम्डा, थ्री प्लस लैम्डा, ऐसे करके लिख दो, या फिर इसको भी ऐसे हटा करके ऐसे ही लिख दो बस कॉमा लगा करके। ये हमारा लाइन पे क्या हो गया, जनरल पॉइंट। लैम्डा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट वैल्यूज लैम्डा की रखी जा सकती है, जो मन आए वो रख सकते, 0, 1, ½ 2, √3, √4, √6, √10, एनी वैल्यू, 10/4, 11/10, कुछ भी। जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू रखता जाऊंगा मुझे इस लाइन पे क्या मिलते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और वो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। तो आगे होगा समझ, कितना लिखेंगे। तीन सवाल आए कल भी पेपर में वेक्टर के, लेकिन 3D मिक्स होकर। और जिस बच्चे ने वेक्टर 3D की शीट और जो जो पढ़ा रखा है वो कर रखा था, मैक्सिमम बच्चों ने वो सवाल कर लिए। 2 या 3 सवाल लिमिट के आए कल, और लिमिट आई है स्टैंडर्ड। एक आया 1 - 1 - x⁻³ इंटू 1 - √x² - 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू साइन एक्स, और एक टर्म और था, सारा स्टैंडर्ड था। एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हो जाएगा, या लॉपिटल लगा दो, साइन एक्स नीचे साइन एक्स का स्क्वायर था तो नीचे x² से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो लिमिट वहीं खत्म। और ऊपर वाले में √1 - x² में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, अलग अलग करते ही फटाफट आंसर आ रहा था। एक क्वेश्चन आया था कंपोजिट फंक्शन की लिमिट वाला, याद है, मैंने एफ ऑफ जी एक्स पढ़ाया था, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की लिमिट निकालना, तो मैंने कहा था एलएचएल अलग से निकालना, और उन्होंने पूछा ही नहीं दोनों, उन्होंने तो सीधे अल्फा प्लस पूछ लिया, उसमें एक ही पूछा उन्होंने, राइट हैंड साइड वाला। पहले अंदर वाले का लिमिट निकाल देंगे, और उसके बाद बाहर वाले फंक्शन में उसको आर्ग्यूमेंट बना करके डाल देंगे। कराया था ना वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एज इट इज है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 क्वेश्चन आए, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 में से 2 क्वेश्चन अपनी शीट के थे, 3 में से 2 क्वेश्चन शीट के थे। बस एक जगह 7 अपन लिखते हैं, उसकी जगह 7 की जगह उन्होंने 2, 3, 4 लिखा, अपन के यहाँ पे 7, 3 और 4 लिखा रहता है, ऐसा कुछ होता है। एज इट इज 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन वाला सवाल आता है, एज इट इज हर बैच में कराया जाता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक तो आया था वो, मैंने जो ए से डी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से डी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स वाला, वो देखते ही बच्चे को पहचानने में आ जाएगा, जिस बच्चे ने साल भर ईमानदारी से कुछ पढ़ा होगा ना, कि ये एफ एक्स है और ये उसका इनवर्स है, वो दोनों फंक्शन ही दिख जाते हैं ऐसे कैसे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एकदम लल्लू क्वेश्चन। एक लॉग का सवाल आया था, एक्स की पावर में कुछ क्यूबिक बना करके लिखा हुआ था, वो धरती पे उतार के लॉग लेना था, बेस 5 पे सॉल्व करते ही आंसर आ रहा था। पर लेकिन दूसरे चैलेंजेस कल पेपर में बच्चों को फेस करने को मिले, कई बच्चों को। बाकी पेपर में ऐसा नहीं था कि पूरा, मैंने कहा ना 50% पेपर हमेशा करने लायक होता है, 50% टफ भी होगा, 50% करने लायक होगा, लेकिन उसके लिए करने लायक होता है जो बच्चा साल भर बैठ करके ना ईमानदारी से शीट्स और ये मटेरियल सॉल्व करता है। और कितने सारे बच्चे उनको वही वाले क्वेश्चन रेस में आते हैं, उनको दिखते ही नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने शीट ईमानदारी से 3 बार सॉल्व करी नहीं। मत करो, अपने आप फिर अपन भुगतते हैं। इतनी बार बोला है कि ये सब कुछ वैसा ही रहता है, बस अपन पहचान नहीं पाते क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं करते, रिवीजन नहीं करेंगे 2 से 3 बार शीट का कुछ नहीं होने वाला है, रिवाइज तो करना पड़ेगा। एक बार में कोई याद नहीं रख सकता कि किस तरह से चीजों को बार बार अप्रोच करना पड़ता है। एक सीक्वेंस का क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस के क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब उसने एपी दे रखी थी, एपी के अंदर पहला टर्म दे दिया था और शायद कॉमन डिफरेंस निकल जाता था, दे रखा था एग्जैक्टली याद नहीं, एक स्टूडेंट ने बताया था। और उसके अंदर फिर उस एपी के टर्म से एक नई सीरीज का एनएट टर्म निकालना था, और एनएट टर्म आते ही फिर उसमें कुछ T4 T5 ऐसे वैल्यूज पूछी हुई थी, मोर देन वन के अंदर। सिंगल करेक्ट नहीं पूछ रहे वो, उनको पता है सिंगल करेक्ट नहीं पूछना है, सिंगल करेक्ट नहीं पूछा है कल उन्होंने, मोर देन वन करेक्ट पूछा है, मैट्रिक्स मैच पूछा उन्होंने कल के पेपर में, और इंटीरियर टाइप पूछा है। एक पेपर में इंटीरियर टाइप सिंगल डिजिट वाला था जिसमें माइनस मार्किंग थी, और एक में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस था जिसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। इस तरह का था पेपर में। हाँ, सिंगल करेक्ट एक भी नहीं है। एक बच्चे ने जरूर जरूर कहा कि सर मोर देन वन के अंदर मेरे को एक दो जगह लगा कि सिंगल करेक्ट है, लेकिन मैं डर गया कि मोर देन वन में सिंगल करेक्ट कैसे हो सकता है, बट हो भी सकता है, वो लोग ऐसा कुछ तो है नहीं। मोर देन वन का मतलब ये थोड़ी होता है वन ऑन मोर देन वन लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही होंगे।
मतलब जो भी पढ़ने वाले बच्चे थे जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने सबने अच्छा करा है कल का पेपर। जिन जिन से मतलब मेरे को था कि भैया ये लोग पिछले साल पढ़े हैं करेंगे अच्छा, उन्होंने मैक्सिमम ने अच्छी ही करे। मैथ्स के पेपर में तो अच्छा करा है। फिजिक्स केमिस्ट्री का वो अभी डिस्कस करके बताएंगे कैसा गया। केमिस्ट्री वॉज जनरल, मतलब मैथ्स में ही था जो था स्केल। जिस बच्चे ने मैथ्स में स्कोर कर लिया उसकी रैंक अच्छी आनी है, क्योंकि मैथ्स ही था मेन। मैथ्स ही सब में सबसे ज्यादा टफ भी होता है और लेंदी भी होता है। जिसने मैथ्स में ले लिया, खींच लिया नंबर, वो बच्चे की रैंक पक्की बातें ज्यादा आनी, अच्छी आएगी मतलब रैंक। हाँ मैट्रिक्स का सवाल आया था। मैट्रिक्स का सवाल इतना इजी आया था, जो एक क्वेश्चन मेरे को बच्चे ने बताया। उसमें एक तो कुछ बच्चों ने केले मेंटन थ्योरम से करा था, थोड़ा लेंदी हो रहा था, क्योंकि उसमें केले मेंटन थ्योरम की जरूरत ही नहीं थी। अपन ने पढ़ा था ना अभी केले मेंटन थ्योरम, उसके अंदर वो फैक्टराइज होकर के ही सीधे की सीधे सॉल्व हो रहा था, लेकिन कैलकुलेशन थी उस सवाल में। ऐसा नहीं कि वो मतलब जल्दी से होने लायक क्वेश्चन था। तो मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन मैंने बोला ही था, 3 से 4 क्वेश्चन डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के पक्के हैं। हर साल की कहानी है, इस साल भी 3 सुनने में आया कि 3 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के। कोऑर्डिनेट सर्कल का सवाल था, पैराबोला का सवाल था, हाइपरबोला का सवाल, 3 क्वेश्चन। सर्कल का क्वेश्चन और हाइपरबोला का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, मतलब ट्रिकी मतलब कैलकुलेटिव था थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से। पैराबोला का इजी था, बच्चों ने जो बताया। अभी एग्जैक्ट पेपर तो आया नहीं, आईटी का आएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, कहाँ आ गया, कब आया? अभी अभी, आज अभी अभी। यस यस यस, जस्ट आया है। हाँ अब इसका सॉल्यूशन शाम तक तुम लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, अपने आंसर की और सॉल्यूशंस। अभी आया नहीं है तो हम लोग अभी क्लास क्लास सबकी चल रही है, तो जैसे जैसे जो फ्री होता जाएगा बस सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा इसका धीरे धीरे। शाम तक, शाम को 7-8 बजे तक प्रूफ रीड होकर के आंसर की विद सॉल्यूशन पहले इनकी वेबसाइट पे देख लेना पूरा पेपर। आगे हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट। नेक्स्ट, ये लाइन दे रखी होगी, ये लाइन दे रखी होगी। वहां पर अपने को एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा था और किसके साथ वो कोलिनियर दे रखा था। इसके ऊपर अपने को यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे होंगे जिनके पोजीशन वेक्टर अपने को पता होंगे, ये ए और बी। और हमसे कहा जाएगा इस लाइन की इक्वेशन निकालो। फिर से हम यही करेंगे कि इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे, आर, और वो वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे। वो वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? वो वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट पकड़ लो, तो ए पकड़ लिया, लैम्डा टाइम्स क्या चाहिए यहाँ पे, डायरेक्शन वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन तो पी के साथ था, इसमें तो अपन खुद ही देख सकते हैं डायरेक्शन क्या है। तो या तो इससे इसको ज्वाइन कर दो या इससे इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि लाइन तो दोनों तरफ ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ, या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। कोई बच्चा बोले सर आर वेक्टर बराबर आपने ए लिया, क्या मैं बी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, ये बी ले लिया। तो लैम्डा टाइम्स यहाँ पर ए माइनस बी भी लिख सकते थे, या फिर से यहाँ पर बी माइनस ए लिख सकते थे। तो ये चारों ही सेम बात है, बस चारों में अंतर क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कुछ रखने पे जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर रखने पे कुछ और मिलेगा। यहाँ पर लैम्डा को जिसने 1 रखा तो क्या मिल रहा है, बी। अब यहाँ पे लैम्डा को कोई 1 रखेगा तो बी नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। लेकिन जो भी मिलेगा वो उस लाइन पे ही लाई कर रहा होगा। और अगर सेम पॉइंट लेना है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो वो दिख जाएगा अपने आप। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, चारों सही है। ये हमारा आंसर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लाइन है, इस पे किसी ने कहा कि एक पॉइंट 1 -1 0 है, दूसरा पॉइंट कुछ भी है, ले 3 4 एंड -6 है। तो इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताओ। चुपचाप आर वेक्टर लिखेंगे और आर वेक्टर बराबर लिख देंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे दोनों में से। ये पकड़ लिया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स
कोई भी वेक्टर लिख दिया, ये वाला या ये वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन दोनों तरफ जाती है, आगे भी और पीछे भी। ये वेक्टर लिख दिया मैंने, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, बस ये आंसर। और अब मैं बोलूं इस लाइन पे जनरल पॉइंट बताओ, इस लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हुआ, कि हाँ तो यही है सर। और तमीज से लिखना चाहते हो तो आप आई और जे को इकट्ठा कर दो, तो 2λ+1, 5λ -1 -6λ। नहीं आया समय, छापो। आईटीएफ का भी एक क्वेश्चन था, है ना। आईटीएफ के क्वेश्चन के अंदर जो लोगों ने कंपोजिट फंक्शन, जो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, उसका एक पार्ट इन्वॉल्व हुआ था, जिसको मतलब देखने में बच्चों को दिक्कत हुई है। बाकी कुछ ऐसा नहीं था, जिन्होंने शीट बीट करके उनको तो पकड़ में आ गया था। पीएनसी का एक सिंपल क्वेश्चन था, 4 डिजिट के नंबर बनाने थे 2022 से लेके 4482 के बीच में, एक ऐसा था। मतलब अभी पूरा का पेपर होएगा, जैसे ये वेक्टर 3D का मैंने कहा था, 3D मिक्स होकर के क्वेश्चन था, तो ये वेक्टर 3D के मेरे को इसी पेपर में भी 2 क्वेश्चन तो लाइन से दिखे। पैराबोला का एक क्वेश्चन है जो कि रेगुलर क्वेश्चन लग रहा है देखने पे। no, ठीक है, जो बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत करा है ना, वो पेपर देख के डरेगा नहीं। इस पेपर में मतलब जो मेरे पास अभी पेपर आया है, इसमें तो उसको देखे हुए फॉर्मेट लगेंगे, स्पेशली स्कोर के पेपर जिन बच्चों ने सिंसियरली दिए, वो देख के नहीं डरेंगे पेपर को। ये इलिप्स का भी एक क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए कोऑर्डिनेट के एक तरीके से ना, क्योंकि हाइपरबोला का भी था, इलिप्स का भी आ गया, पैराबोला भी आ गया, शायद इसमें सर्कल भी है। 3 से 4 क्वेश्चन हो गए आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 पेपर में। 18 18 18। एक क्वेश्चन कंपाउंड एंगल का आया और एक क्वेश्चन लॉग का आया, दैट वाज सरप्राइजिंग। पूरा एक क्वेश्चन सिर्फ कंपाउंड एंगल पे आया। जनरली ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन जो था वो अपना अगेन शीट का क्वेश्चन था। अगर जिन्होंने शीट करी हो S1 एक्सरसाइज, उसमें एक क्वेश्चन आता था जिसमें अपन लोग साइन टू अल्फा निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट होता था। अपन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा करते थे, तो बीटा बीटा कट जाता था, साइन टू अल्फा आ जाता था डायरेक्टली, याद हो तो। बिल्कुल वही था, 2 टर्म को क्लब, 4 टर्म दे रखे, दो दो को क्लब कर करके फॉर्मूला बन रहा था, वो क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी खत्म करा है। सरप्राइजिंगली उसमें जो क्वेश्चन मेरे को अभी दिख रहा है, वो क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का। dy के साथ y वाले टर्म सेपरेट हो रहे थे, dy के नीचे आ रहा है y² - 4y, और dx के नीचे x आ रहा है। dx के नीचे x का इंटीग्रेशन ln mod x, और dy अपॉन y² - 4y में y को कॉमन लिया तो y माइनस 4 × y, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 4, अपन कई बार इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। मतलब 50% पेपर तो आराम से बच्चा खेलते खेलते हुए सॉल्व कर लेगा मैथ्स के अंदर, तो 50% नंबर ले आया तो रैंक हम लोग जानते हैं कि कितनी अच्छी रैंक आ सकती है। 50% नंबर लाना, पूरे पेपर में भी 50% नंबर आते हैं ना आईटी जेई के, तो बच्चे की रैंक तकरीबन ये कह सकते हैं कि 3000 के अंदर तो डेफिनेटली आ चुकी है। 50% भी अगर वो जेई के पेपर में ला रहा है तो एडवांस के पेपर में तकरीबन ऐसा होता है। अब इस बार का पेपर थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों ऐसे देखने पे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब, हाँ मतलब शायद, अगर वो, लेकिन चैलेंज दूसरे थे, वो स्क्रॉलिंग और वो सारी चीजें हुई है, हो सकता है उसके कारण नंबर कम आए बच्चों के, नहीं तो पेपर इतना ऐसा नहीं है कि वो ना हो सके। एक स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कई बच्चों ने बताया। वो किसी की फॉन्ट साइज बहुत बड़ी थी तो वो छोटी नहीं हो रही थी, तो कुछ डायग्राम ऊपर रह गया तो कुछ डायग्राम अगली स्क्रीन पे आ रहा था, तो बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाए। वो कई चैलेंजेस उनको अलग अलग देखने को मिले।
ये लो, डिफरेंशियल इक्वेशन का एलडीई का भी सवाल दिख गया है। ये किसी ने कल बताया नहीं था, लेकिन ये अभी मिल गया है। ये सिंपल एलडी का सवाल है, देखना। dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स बाई 12। dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स बाई 12। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? एलडी। अब इसके बाद फंक्शन आ जाएगा। पहला पार्ट पूछा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दूसरा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो दोनों में से एक सही होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या फिर नॉन मोनोटोनिक होगा, पता चल जाएगा फंक्शन आते ही। दूसरा बोला है कि फंक्शन इज पीरियोडिक, तो फंक्शन आ जाएगा तो पता चल जाएगा पीरियोडिक है कि नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये अपना मतलब फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा इसका, ई की पावर में आएगा। ई की पावर में कितना आएगा? 12y, 12 आ जाएगा ना, 12x। 12x आने के बाद अब इंटीग्रेट करके इसको देखना पड़ेगा शायद पीरियोडिक आए कि नहीं आए। हाँ, तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ये मेरे को लगता है बस एकमात्र दिमाग वाला क्वेश्चन का पार्ट है इसमें सॉल्व करने वाला। एक मिनट। कंसिडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल्स। 4 डब्बे हैं, हर डब्बे में 3 रेड बॉल और 2 ब्लू बॉल है। अज्यूम दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, सारी बॉल्स को डिस्टिंक्ट मानना है। हर डब्बे में 5 है, 3 रेड है और 2 ब्लू है, सबको डिस्टिंक्ट मानना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 10 balls can be chosen from these 4 boxes so that each box so that from each box at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen। तो हर बॉल में से एक एक लेनी है, तो या तो केस बना करके ले लेंगे या टोटल माइनस जब कोई भी एक डब्बा चूज नहीं किया हो या 2 डब्बे चूज नहीं किए हो, तो सीधे हो गया। मैट्रिक्स का सवाल। मैट्रिक्स का सवाल में मैट्रिक्स ये तो मेरे को लगता है अभी कर सकते हैं हम क्लास में। मैट्रिक्स दी थी हमें, एक मैट्रिक्स दे रखी है 5/2 माइनस 3/2, 3/2 और माइनस हाफ, ये दिया मैट्रिक्स। और हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू m की पावर 2022। इस बार पेपर में मैं देख रहा हूँ 2022 बहुत इस्तेमाल हुआ है, और वो हम भी करते हैं। हम लोग भी जो ईयर होता है आगे पीछे वाला ईयर पेपर में काफी यूज करते हैं, तो ये 2022 काफी इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, क्या करेंगे ऐसे सवाल में? हाँ, क्या निकालोगे? एम स्क्वायर निकालोगे? देखो, एम स्क्वायर निकालोगे ना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन तुमको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ यहाँ पे। ये कितने बाय कितने हैं? इसको तुम ऐसा सोचो कि तुम इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि क्या है ना कि इसमें दिख रहा है ना अपने को बहुत हायर पावर पे जाना है। तो अपन ऐसे सवालों को अपन अगर शीट करी होती, तो अपन ने एक वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अपन लोग कहते हैं ना ए प्लस बी की पावर एन लिखा है, तो अपन कहते थे अगर ये क्या हो जाए, कम्यूट कर जाए, तो वैसे के वैसे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। और स्पेशली इन दोनों में से अगर कोई क्या हो जाए, आई, तो कम्यूट करेगा ही करेगा। तो उसको आई के टर्म में ब्रेक कर दो, इसको लिख दो ए प्लस आई, ऐसे। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। आई में क्या लिखे इसको, 1 1 0 0, ऐसे लिख दें इसको। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख दें। और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना लिख दें इसको अपन, -3/2। समझ रहे बात को? ये तो हो गया 5/2 और ये हो जाएगा -1/2। और ये 3/2 -3/2। समझ रहे बात को? अब ये तुम्हारी हो गई ए मैट्रिक्स और ये हो गई आई। अब एम की पावर 2022 इस तरह से इवेलुएट करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लग जाएगा। अब तुम इसका स्क्वायर निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने बोला था ना कि वो नाम इस्तेमाल नहीं करते लेकिन यूज करते हैं, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट। तो देखना कुछ ना कुछ ऐसा चांसेस पूरे होंगे। जरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो और बताओ। क्या आ रहा है? हाँ, हो गया, देखो खेल खत्म। अब ए स्क्वायर कितना आ गया, नल। अब देख सकते हो तुम लोग, अगर ए स्क्वायर नल आ गया तो तुम्हें यहाँ पर जब तुम ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब लिखोगे तो सभी नल हो जाएंगे।
तो दो ही टर्म लिखने पड़ेंगे और जोड़ोगे आंसर। अब ये तो प्रूफ है कि जो हम बोलते रहते हैं क्लास में, बोलता रहता हूँ मैं, हम लोग पढ़ाते हैं बोलते रहते हैं, सामने के सामने प्रूफ है। अभी तो पेपर जस्ट आया है, कल हुआ है पेपर, और पेपर जस्ट आया, और अब इतने सारे क्वेश्चन, 50% पेपर तो मैं ऐसे दिखा दूंगा जो तुमको पढ़ाया हुआ है वो उससे मिलता जुलता, शीट हो या अपने टेस्ट पेपर्स हो या रेस हो या जो अपनी क्लास में नोट्स में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा तरह का पैटर्न का पेपर है, एग्जैक्टली दिखा सकता हूँ। और अभी नहीं कि जो भी पढ़ा है, ये तो पता नहीं था पेपर क्या है, ये थोड़ी पता था, लेकिन देख सकते हो अभी कॉपी में से जो जो पढ़ाया गया है उसमें से कितना मिलता जुलता है। अब हम बोलेंगे सर पूरा सेम आ जाना चाहिए, तो पूरा सेम तो भाई मतलब पूरा सेम तो नहीं आएगा ना कभी, मतलब उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। पेपर देख सकते हैं कि मतलब करने लायक 50% सवाल होते हैं। अगर आप अगर आप 50% सवाल कर रहे हो पेपर में, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। 50% आपने जेईई के एडवांस पेपर में स्कोर कर दिया तो आपका, हाँ, और ये मोर देन वन करेक्ट है ये, और इसमें कितना करेक्ट, सिंगल करेक्ट आ गया आंसर, जैसे बच्चे बता रहे हैं। खैर एनीवेज, तुम लोग शाम को पूरा पेपर देख लोगे, तुम्हें अपने आप अंदाजा लग जाएगा। जो बच्चे शीट 3 बार रिवाइज करते हैं, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं, वो लोगों, और स्पेशली अभी तो तुमने वो देखा ही नहीं है जो कि अपना स्कोर का प्रोग्राम होता है। अपना स्कोर का प्रोग्राम इतना मतलब अच्छे लेवल के सवाल पूछते हैं, जो बच्चा वो करते रहता है साथ के साथ। कई बच्चे अभी सिलेबस खत्म होगा और कुछ लोग घर चले जाएंगे, कुछ लोग यहाँ रहेंगे लेकिन क्लास नहीं आएंगे स्कोर के प्रोग्राम के दौरान। उनका ही नुकसान होता है। हर साल हम तो कहते हैं स्कोर का जब प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर रह करके ईमानदारी से पढ़ना चाहिए और ईमानदारी से पेपर देने चाहिए स्कोर के, भले उसमें हमारे 30% नंबर ही क्यों नहीं है, क्योंकि वो बच्चे कहते हैं बहुत टफ होता है, सवाल नहीं होते। अरे टफ तो जेईई का पेपर भी होगा, उस दिन भी छोड़ दो पेपर। उसको देने से हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस पेपर में मैं 30% ला सकता हूँ अभी, तो मैं आगे और अच्छा करूंगा। तो मैं अगर इस पेपर में 30 40 50% ला रहा हूँ तो मैं एडवांस के पेपर में भी 50% तो ला ही सकता हूँ। लेकिन नहीं देते लोग बाग, घर बैठे हुए सो रहे, क्लास में डिस्कशन के लिए पेपर हो रहा है, नहीं आ रहे, फिर आखिरी के 1 महीने में जागते हैं और वो पेपर एक साथ सॉल्व करने लगते हैं, फिर कुछ नहीं बनता, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो यही होगा यहाँ पर। अभी देख लेना, इतने सारे लोग बैठे हुए, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा और रिवीजन चलेगा और बोला जाएगा कि इस हफ्ते के एंड में स्कोर चालू हो रहा है और यही अपना टारगेट रहेगा फर्स्ट स्कोर का। 2 स्कोर तो मिनिमम होते हैं, पहला स्कोर होता है स्कोर 1, दूसरा होता है स्कोर 2, कई बार स्कोर 3 भी हो जाता है। उसके अंदर इतने सारे पेपर होते हैं, और लेकिन मैंने कहा ना मैक्सिमम बच्चे सो रहे होते हैं घर पे आराम से। तो वो बच्चे, उनको पता होता है, उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको पता है कि उनका वैसे भी मतलब क्वेश्चन बनेगा नहीं। और जो बच्चे आते रहते हैं उस क्लास में, लगातार डिस्कशन होता रहता है, ऐसे ही पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो उन बच्चों को ऐसे ही बताते हैं देखो इस सवाल में यही कर लेना। ऐसे ही होते हैं मिलते जुलते सवाल। अभी स्कोर के पेपर देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें काम की मिल जाएगी, और इससे भी अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, इससे भी टफ होते हैं, मतलब बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे करके गए होंगे उनको ऑब्वियसली फायदा मिलेगा, जो घर पे सो रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं वो आज बैठ करके ये बोल रहे होंगे पेपर बहुत टफ होता है। और ये होगा, यहाँ पर भी देख लेना, मैं साफ हर साल देखता हूँ मैं तो, इतने सारे लोग अभी बैठे हुए क्लास के अंदर, जब स्कोर का प्रोग्राम चालू होगा ना, एक हफ्ते तक तो क्लास की स्ट्रेंथ ये या इससे 80% रहेगी, और जैसे ही एक हफ्ता बीतेगा, एक स्कोर का पेपर होगा, सारे लोग हिल जाएंगे एक पेपर में, तो उसके बाद हम देखेंगे इस क्लास के अंदर से 20 25 बच्चे होंगे जो स्कोर के लिए आ रहे होंगे। और फिर बता रहा हूँ वही 20 25 बच्चे एक्चुअली होते हैं जो आईटी जेई के अंदर एडवांस क्लियर करते हैं हर साल में, देखता हूँ। क्योंकि बाकी बच्चे जो नहीं आते उनको अंदर से ये होता है कि हमने कुछ करा तो है नहीं, हमने शीट वीट करी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, तो वो आते ही नहीं इस बहाने, ये बहाना यूज करके। जबकि इतना टाइम होता है बच्चे के पास, अगर अक्टूबर के एंड में भी सिलेबस खत्म हो रहा है, पूरा नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, और अभी पेपर तो इस बार अभी हुआ है अगस्त में, अगले साल मान सकते हैं सारी सिचुएशन सही रही तो मई में हो जाएगा जहां तक है। तो मई में भी होता है तो भी बच्चे के पास कितना टाइम होता है रिवाइज करने का। लेकिन नहीं, बच्चे अपना करते हैं, फिर बोल देंगे फलाना बुक कर लेते हैं, ढीकड़ा बुक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, होना जाना कुछ है नहीं। जो चीज दी जा रही है जिसमें से सवाल पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलते जुलते सवाल आएंगे, वो करना नहीं है। सर ये बुक ले लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, सर इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, उसकी कर लेता हूँ, अरे जो चल रहा है वो तो हो नहीं रहा है, इधर उधर का करने से क्या फायदा। लेकिन बस करना होता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को बस बेवकूफ खुद बनाना होता है, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को भी बनाना होता है ना, कि भाई मैं ये नहीं करता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा फायदा है। अगर ये चीजें फायदेमंद नहीं होगी तो यहाँ पर बैठे हुए जो बच्चे हैं जिनकी टॉप 100 में रैंक आती है, वो क्यों फॉलो करते हैं पूरे एंड तक उसको? वो भी ना करें फॉलो, वो तो और ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग क्यों फॉलो करते हैं फिर एंड तक? लेकिन ये हर साल की कहानी, मैंने कहा ना कि आप कितना ही बोल दो, कुछ होता नहीं है, मतलब है ना। हर साल आप बोलते हो कि इसको सिंसियरली लेना चाहिए स्कोर वाले को, लेकिन उसमें मैंने कहा ना बच्चे को पता होता है। अब कई बच्चे वो सो रहे होते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, जब तो पेपर आता है तो पेपर में तो
ऑब्वियसली एक सवाल आएगा उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, मैनिपुलेशन स्किल अच्छा चाहिए होगा, उसने वो करा ही नहीं है। उसको लगता है कि अब मैंने, उसको अंदर से गिल्ट होती है ना कि मैंने तो 2 साल तक तो कुछ ज्यादा शीटें करी नहीं है। कई बच्चे बाहर आकर के बोलते हैं सर हम ओवन और जेई मेंस करते हैं। तो तुम यार अगर ओवन और जेई मेंस करते हो तो तुम्हें पता है तुम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मुझे लगता है तुम जस्ट प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड से ऊपर के लिए बस, और क्या बोलो। ओवन और जेई मेंस, हमारी जेई मेंस की जो एक्सरसाइज है उसमें 2020, 21, 22 के सवाल तो अभी है ही नहीं, और 2020, 21 और 22 से ही तो हमारे पेपर टफ हुए। तो वो हमको बुकलेट के फॉर्म में मिलता है क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि कितने अटेम्प्ट हो गए 2020 से, तो वो हम अगर शीट में डाल दें तो शीट अभी जितनी है उसकी हर शीट डबल हो जाए। तो वो उसके लिए अलग से क्या करते हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद बच्चे को बुकलेट बांट देते हैं पूरी की पूरी कि अब तेरा सिलेबस खत्म हो गया है, तो पहले 2020 के कर ले, फिर 21 के कर ले और 22 के कर ले क्वेश्चन। तो लोग जो ओवन और जेई मेंस करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे विल क्रैक जेई एडवांस, तो वो उनका मतलब आउटलुक दिख जाता है कितना, मतलब वो सो रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, वो अंधकार में ही है एक तरीके से। आप ओवन और जेई मेंस करके आप जेई मेंस भी क्लियर नहीं कर सकते जिस तरह के 2020 के बाद जेई मेंस के मैथ्स के पेपर। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पेपर शाम को जरूर एक बार देखें, क्योंकि हमारा सिलेबस में वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी हटा दे तो बाकी सारा तो पेपर हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो छोड़ देना, बाकी तो पेपर चाहे तो अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट, नोट लगा के ये बोर्ड एक प्लेन है क्या? हाँ हाँ, मतलब हम समझ चुके हैं वो बात, है ना, बार बार नहीं बोलेंगे कि ऐसे ऐसे करना वाला। अब इस बोर्ड पे मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, ऐसी लाइन बनाई मैंने दो, ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल, ऐसी बना दूंगा, और एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग। नहीं समझ में आया? को इंसिडेंट। तो हम कभी भी जब दो लाइंस एक ही प्लेन में बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सुन लेना, जब हम कोई भी दो लाइंस सेम प्लेन में बनाते हैं, एक ही प्लेन में है दोनों लाइंस, तो वो दो ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्टिंग होगी, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें ओवरलैपिंग होगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है। ये इंटरसेक्ट भी कर रही है कह सकते हैं, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, और ये पैरेलल भी है आपस में क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है। नहीं समझ में आया? तो यानी दो लाइंस एक प्लेन में अगर हुई तो पक्का या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। नहीं आया समझ? आ गया। लेकिन अगर मैं एक लाइन इसी बोर्ड पे बनाए रखूं ये वाली, और अब मैं इस बोर्ड के बाहर आ जाऊं और मैं ऐसे एक लाइन बना दूं, हाँ इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी। तो ये अब स्क्यू लाइंस होगी, ये और ये क्या होगी, स्क्यू लाइन, ना ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करी या वो पैरेलल हुई तो पक्का वो सेम प्लेन में होगी। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर दो लाइन सेम प्लेन में है तो यानी या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होगी। लेकिन अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और पैरेलल भी नहीं है तो लाइंस क्यू लाइंस होंगी, और क्यू लाइंस कभी भी सेम प्लेन में नहीं होती, यानी वो नॉन कोप्लेनर होती है, यानी कि वो नॉन कोप्लेनर होती है। नहीं समझ में आया होगा? तो इसको नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, टू लाइंस, नोट लगा के पहला पॉइंट, टू लाइंस इन अ प्लेन, टू लाइंस इन अ प्लेन two lines in a plane, two lines in a plane are either intersecting or parallel.
two lines in a plane are either intersecting or parallel. Conversely, two intersecting or parallel lines. Conversely, two intersecting or parallel lines must be in the same plane. Must be in the same plane. Full stop. इसी के नीचे अगली लाइन में सेम पॉइंट है ना. If two lines are parallel, and have a common point, if two lines are parallel and have a common point, then they are coincident. Then they are coincident. आगे वो समझे है ना. ऑब्वियसली अगर दो लाइंस पैरेलल है तो एक पॉइंट क्या, तो सारे पॉइंट ही कॉमन है. तो एक भी पॉइंट अगर कॉमन आ गया तो फिर लाइंस कैसे करेंगे, ओवरलैप ही करेंगे. नहीं आया समझ में. इसी के नीचे अगला पॉइंट, however in space we can have two neither intersecting nor parallel lines. We can have two neither intersecting nor parallel lines. Such non-coplanar lines are known as, अंडरलाइन कर लेना, नॉन कोप्लेनर. स्क्यू लाइंस के लिए शब्द हमेशा ना साथ में जुड़ा रहेगा. जो लाइंस क्यू होती है हमेशा नॉन कोप्लेनर होती है, और जो लाइंस इंटरसेक्टिंग या पैरेलल होती है वो हमेशा कोप्लेनर होती है. साथ में जुड़े हुए शब्द हैं एकदम बिल्कुल. Such non-coplanar lines are known as skew lines. स्क्यू लाइंस का एक सिंपल सा एप्लीकेशन बताया जाए. स्क्यू लाइंस का एक एप्लीकेशन क्या है. तो एक एप्लीकेशन ये है कि जो फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है एयरपोर्ट से, उनका जो पाथ है वो स्क्यू लाइंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है. उनका जो लैंडिंग और टेक ऑफ का पाथ है वो अलग अलग स्क्यू लाइंस के अलॉन्ग डिसाइड होता है. इसीलिए हम लोग देखेंगे बहुत सारे केसेस हमें टेक्निकल एरर की, जैसे प्लेन क्रैश की, जरूर सुनने को मिलेंगे. बट हमें कभी भी हेड ऑन कोलिजन वाले ज्यादा केसेस सुनने को नहीं मिलते कि दो प्लेन आपस में ऐसे टकरा गए. ट्रेन तो फिर भी कई बार हो जाती है. प्लेन का नहीं सुनने में आता कभी भी आसमान में ऐसे टकरा है. हुआ है कभी कभी, बहुत रेयरली हुआ है. तो वो कई बार होता है कि आपको आखिरी टाइम पे अपना पाथ चेंज करना पड़ता है. कोई वेदर चेंजेस हो गए, कुछ हो गया, उसकी वजह से. इन जनरल जो फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग है उस क्यू लाइंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है. इसीलिए हम लोग देखेंगे कि बहुत स्मूथली फ्लाइट्स लैंड भी करती है और टेक ऑफ भी करती है, और कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो हेड ऑन एक दूसरे से कोलाइड कर रही है. टेक्निकल रीजंस आते हैं वो अलग है कि हवा में उड़ रहा है, थंडरस्टॉर्म हुआ है, डिस्टर्ब हो गया, या फिर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, पक्षी आ रहा था और वो उसके टरबाइन के अंदर जो मूव कर रहा है मशीन उसके अंदर आ गया और उसका टरबाइन फेल हो गया, या कुछ प्रॉब्लम आ गई मशीन के अंदर. वो एक अलग रीजन होता है. लेकिन हम कभी भी हेड ऑन आपस में प्लेन्स को ऐसे टकराते हुए किसी अमूमन हर दिन नहीं सुनते, या हर साल नहीं सुनते. हर साल क्या मतलब है, पिछले 5 साल में अगर बोलूं कितने केस सुने तो किसी ने कोई नहीं सुना होगा. तो उसका रीजन ये है कि भाई आपका जो टेक ऑफ और लैंडिंग वाला पाथ है वो स्क्यू लाइंस के अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन किया जाता है. ये अपन कह सकते हैं. इसी के साथ में नीचे लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस. हेडिंग, एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस.
तो यहाँ पर मैं ये मानते हुए कि तुम लोगों ने 11th में फिजिक्स पढ़ी है और फिजिक्स में तुमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, ये मानते हुए मैं ये चीज यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अदरवाइज जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है वो लोग अभी छोड़ देंगे, बाद में समझेंगे इसको। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दो लाइन है। हमसे कोई कहता है इन दो लाइन के बीच का आप क्या बताओ एंगल। तो दो लाइन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है वेक्टर के अंदर? 2D के अंदर हम लोगों को फॉर्मूला होता था tan थीटा, और हम बोलते थे tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 7m2। इसी तरह से लाइंस के बीच का जो एंगल है वेक्टर के अंदर, वो उनके डायरेक्शन वेक्टर डिसाइड करते हैं। लाइन के डायरेक्शन वेक्टर कौन है यहाँ पे? ये लाइन में बोलूं किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये लाइन। तो हम लोग कहते हैं कि लाइन के जो डायरेक्शन वेक्टर है ना, वो हमें लाइन के बीच का क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो यानी कि हमें अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं डिफाइन डेफिनेशन के अंदर, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस is defined as the angle between their direction vectors. Angle between two lines is defined as the angle between their direction vectors. तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर है, इन दोनों के बीच में डॉट ले लेंगे। तो P डॉट Q, जिनको भी आता है डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q एंड cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बस P डॉट Q करेंगे और ये वैल्यू से अपन क्या निकालेंगे, cos थीटा। cos थीटा आ जाएगा तो थीटा आ जाएगा, क्योंकि हम दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन कर चुके हैं, 0 से पाई होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक वेक्टर लाइन की इक्वेशन ये है। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? हाँ हाँ, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका 0 0 0। यानी कि जो पॉइंट जिससे लिखा गया है इस लाइन का पोजीशन वेक्टर जिससे पास करी, वो एक तरीके से 0 0 0 है। लेकिन ऐसा नहीं कि 0 0 0 ही है, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, तो एक पॉइंट आ गया 2 -1 और 1। अभी मैंने बोला था लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते आएंगे तो अलग अलग पॉइंट मिलते आएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो क्या मान लें आप, 0 0 0, एक पॉइंट 0 0 0 भी है लाइन पे। लैम्डा की, अरे वो यहाँ तो दिख ही जाना है यहाँ से। और लैम्डा की वैल्यू ऐसे 1 रख दो, हाफ रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे लाइन पे। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन सा, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन है, ये है। हमें बस इन दोनों के बीच का क्या लेना है, डॉट। तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, तो ये दोनों के बीच का डॉट ले रहा हूँ, देख लेना। डॉट लेंगे तो कितना मिलेगा, 6। फिर ये क्या मिलेगा, -2। फिर ये मिलेगा -5। पी डॉट क्यू, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ये होगा ना। बस ये आंसर आ गया। ये कितना हो गया, -1 बाय √6, और ये कितना है, √38। अब ये ठीक है, मैंने रैंडमली लिया था तो वाहियात सी कैलकुलेशन है ये, बट ये हमारा आंसर है। cos थीटा कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस, अगर लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो। अब यही पर ही अगर मैं एंगल ऐसे निकाल रहा था, अब मैं यहाँ पर लाइन मान लेता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। जैसे मैंने ये दो लाइन दी है, अब इन दो लाइन को देखते ही कोई भी समझदार बच्चा पहले इनके डायरेक्शन वेक्टर को ध्यान से देखेगा, वो देख के पहचान जाएगा ये लाइंस पैरेलल है।
सेम वेक्टर लिखे हुए हैं। एक बच्चे के लिए तो नहीं होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए तो सेम होंगे। अगर मैं यहाँ से -2 को बाहर ले लूँ तो ये -2 म्यू बनेगा। अब ये तो स्केलर है, इसको मैं एक नया कांस्टेंट टी मान लेता हूँ। तो ये लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अदरवाइज हम लोग इनका रेशियो देखें, आई का रेशियो 1/-2 दिख रहा होगा। अब जे का रेशियो देखें, -1/2 दिख रहा है। के का रेशियो देखें, 1/-2। क्या तीनों बराबर है? यानी जब भी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर को देखने पे ऐसा पाए कि आई का रेशियो, जे का रेशियो और के का रेशियो क्या है, बराबर, इसका मतलब लाइंस कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या कोप्लेनर होंगी? पैरेलल है तो क्या कोप्लेनर होंगी? कोप्लेनर होंगी। अब कोप्लेनर भी हो गई, पैरेलल भी होगी, क्या ये ओवरलैप कर सकती है? हाँ कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि ये दूर दूर वाली पैरेलल लाइन है या फिर ये ओवरलैप वाली पैरेलल लाइन है। कैसे चेक करेंगे? अगर ये दूर दूर वाली पैरेलल लाइन हुई, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और अगर ये ओवरलैप वाले हुई तो इनमें सारे पॉइंट कॉमन होंगे। अब वो कैसे करते हैं कैलकुलेशन को, अपन एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। पहले तो ये अपन कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। फटाफट लिखेंगे भाई जल्दी से। देखेंगे, हमें बोला गया है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका पॉइंट बताओ, और नहीं इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर इसका मतलब लाइंस कैसी है, स्क्यू या फिर पैरेलल। तो पहली बात तो पैरेलल तो हम लोग अभी देखा हमने उस सवाल से कि हम लोग फटाफट बता सकते हैं। उसके लिए तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। ये रेशियो देखें कितना है, 2। ये रेशियो 2 नहीं है, खेल खत्म यहीं पर ही। ये लाइंस पैरेलल नहीं है। पक्की बात है, लाइंस क्लियरली, हम लोग अगर पिछले सवाल से कुछ सीखे तो क्लियरली लाइंस आर नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कोप्लेनर नहीं हो सकती। हो सकता है अभी भी इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो फिर एक कॉमन पॉइंट दोनों पे आएगा, और एक ही आएगा। क्यों?
क्योंकि पैरेलल नहीं है। और अगर नहीं आया तो एक भी पॉइंट कॉमन, एक ही पॉइंट कॉमन आना था वो नहीं आया, तो फिर ये लाइन स्क्यू है। स्क्यू है तो नॉन कोप्लेनर होंगी, और इंटरसेक्टिंग है तो फिर कोप्लेनर होगी। तो हम लोग इससे आंसर को कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। हम लोग अभी बता रहा हूँ जनरल पॉइंट की बात करेंगे। तो हम जनरल पॉइंट लेंगे लाइन 1 पे, पहली लाइन पे। पहली लाइन पे जनरल पॉइंट क्या है? 2 लैम्डा प्लस 1 -1 -3 लैम्डा एंड -10 +8 लैम्डा। ये जनरल पॉइंट है पहली लाइन पे। हम दूसरी लाइन पे जनरल पॉइंट लेंगे 4 + μ 7 μ। सही है क्या? आप सोचो, सिंपल सी लॉजिक, मतलब इसमें कोई खास मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी तो कोई ना कोई ऐसा लैम्डा और म्यू होगा जो लैम्डा और म्यू रखने पे यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट दे रहा होगा। इसका मतलब है अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करी तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हुई होगी, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हुई होगी, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हुई होगी, हाँ या ना? हम लोग को लैम्डा और म्यू निकालने के लिए दो ही इक्वेशन चाहिए, तो फिर तीसरे का क्या रोल? चेक करने के लिए कि क्या वो जेड वाला भी कंपोनेंट सेम देगा कि नहीं देगा। हम लोग पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। 2 लैम्डा + 1 इज 4 + μ। इसी तरह से -1 -3 लैम्डा इज -3 -4 μ। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा? लैम्डा और म्यू। हम लोग लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे? तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो तीसरे के लिए मतलब क्या ये वैल्यू बराबर आएगी क्या इसको रखने पे, ये चेक करने में काम आएगा, इसमें चेक करने में। तो जरा इसको अपन देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से, और जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो 3 से ये 3 हो गया और ये वाला 2 हो गया, जोड़ेंगे 3 और 2 1 हो जाएगा। लैम्डा लैम्डा 2 आ रहा है और म्यू 1 आ रहा है। सही है क्या? देखना जरा। सही है, सही है, हाँ सही है। अब देख लेते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो लैम्डा को 2 डालने पे ये कितना हुआ? 6। और म्यू को 1 डालने पे 6, यानी कि पक्की बात है ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अरे ये सेटिस्फाई कर गया ना, तो या तो लैम्डा की वैल्यू ऊपर रख दो या यहाँ रख दो। तो लैम्डा की वैल्यू ऊपर रखो या यहाँ रखो, सेम आंसर मिलेगा। 5 -7 6, ये आंसर आ गया। यानी लाइंस कैसी है? ये इंटरसेक्टिंग, हेंस कोप्लेनर। हेंस कोप्लेनर। कोप्लेनर क्यों कोप्लेनर? क्योंकि हमने अभी अभी कहा था या तो लाइंस पैरेलल होती है तो कोप्लेनर होती है, या फिर इंटरसेक्टिंग होती है तो कोप्लेनर होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे सामने। इस क्वेश्चन को सेम चीज निकालनी है। इसको देखते ही क्या दिख रहा है? क्लियरली लाइंस आर पैरेलल। कैसे दिखा? ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर को देख के पता चल गया सर। क्या दिख रहा है? रेशियो आया ना? नहीं समझ में आया। अब लाइंस पैरेलल हो चुकी है, इसका मतलब पक्की बात है कोप्लेनर हो चुकी है। पैरेलल हेंस कोप्लेनर। अब बस इतना सा डिसाइड करना है कि ये दूर दूर वाली पैरेलल है या कोइंसिडेंट वाली पैरेलल है। अगर ये कोइंसिडेंट वाली पैरेलल हुई तो इनमें तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे। हम लोग कोई ना कोई एक पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर नेकेड आई से देखूं तो इस लाइन पे एक पॉइंट दिख रहा है मुझे। पॉइंट ऑन लाइन 1। कौन सा पॉइंट है? क्या है? कुछ गधों को तो दिख ही नहीं रहा, जबकि वही वाला क्वेश्चन लिख दिया जब यहाँ नीचे लिखा था, है ना? लेकिन वो कहा ना मैंने वहां। तो पहली लाइन पे ये पॉइंट दिख रहा है 0 0 0। अगर ये पॉइंट 0 0 0 इसको क्या कर दे? सेटिस्फाई, तो ये लाइन फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब कैसे चेक करेंगे कि ये इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस पे हम लोग एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस पे एक जनरल पॉइंट अगर मैं बात करूं ऑन लाइन 2, तो इस पे जनरल पॉइंट कितना हो गया? 2 - 6s 2s एंड -2s। अब कोई भी समझदार बच्चा बता सकता है कि अगर ये यहाँ पे आना चाहिए था तो कोई ना कोई ऐसा s मिलना चाहिए था जिसके लिए 0 0 हो जाए। अगर मैं इसको इसके बराबर करता हूँ तो s कितना हुआ? 0। s 0 पे ये 0, लेकिन ये नहीं हो पाएगा 0। तो ऐसा कोई एक s नहीं मिलेगा जिसके लिए अपन कह दें कि ये वाला पॉइंट इसको क्या कर दे? सेटिस्फाई।
Hence, lines are distinct parallel. इस तरह की लाइन्स है, आ गया वो समझ में? तो लाइन्स यहाँ पर पैरेलल तो है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है, यानी लाइन्स आर डिस्टिंक्ट पैरेलल। बट भले ये ओवरलैपिंग है या नहीं है, लेकिन ये है तो पैरेलल। तो पैरेलल होने की वजह से इसको हमेशा कोप्लेनर बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। शायद समझ में आ गया। दूसरा एक और ओरल तरीका बता सकता हूँ, अगर समझ में आए तो। उसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आए तो समझ में। इस लाइन पे ये पॉइंट दिखा था, दूसरी लाइन पे एक पॉइंट पकड़ लो, 200। अरे अब ये पॉइंट को मन में सोचो ए है, और वो जो 200 है वो सोचो बी है। मिल गया ए और बी। अब ए बी को ज्वाइन करके एक वेक्टर देखो 2i कैप आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। सोचो अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये वेक्टर तुम्हारा ए बी है जो अभी मैंने समझाया, तो अगर ये लाइंस ओवरलैप करती तो ए बी वेक्टर इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ कोलिनियर होता। लेकिन ये तो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि हमारा ए बी वेक्टर क्या है, 2i कैप। क्या 2i कैप इसके साथ कोलिनियर हो सकता है कभी? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब लाइंस दूर दूर पैरेलल। नहीं आया आवाज समझ, है ना? पीछे का पढ़ के आना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं अच्छी फीलिंग तभी आती है। कोई बात नहीं, करेंगे। यहाँ पर जो लोग, अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, है ना? ये क्यों नहीं हुआ पैरेलल, ओवरलैपिंग क्यों नहीं हुआ ये? हाँ बस वही है। कुछ समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को कुछ, कैसे चेक करा जा रहा है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, ओवरलैपिंग, ये सब? तो बेहद आसान चैप्टर है एक्चुअली, है ना? वेक्टर एंड 3D अगर ईमानदारी से फॉलो करते रहे ना, शीट कर ले, तो बहुत ही मैनेजेबल मतलब चैप्टर है ये। टफ इसमें बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं। अब दो मैंने करके दिखा दिए, दो यहाँ लिख देता हूँ सवाल, जो तुम लोग अगर मन करे तो प्रैक्टिस कर लेना घर पे। तीसरा वही करना है, चेक करना है कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू है, कोप्लेनर है कि नहीं है, यही चेक करना है। देखते ही बताओ थर्ड वाली लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, नहीं है तो या तो ये इंटरसेक्टिंग होगी या स्क्यू होंगी। इंटरसेक्टिंग आ गई तो पैरेलल कोप्लेनर हो जाएंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं आई तो फिर ये स्क्यू होंगी, यानी कि ये नॉन कोप्लेनर होंगी। ये आ गया दूसरा पार्ट। इसको देख के बताओ जरा, अभी तो लिखा ही नहीं है। अब बताओ क्या है ये? ये पक्का कोप्लेनर हो चुकी है सर। अब क्या चेक करना है कि डिस्टिंक्ट है या कोइंसिडेंट है। अभी जो मैंने ये वाला मेथड बताया, इससे देखो ओरली हो रहा है। ये इसको इसको इससे ज्वाइन करने वाला वेक्टर सोचो क्या होगा, कितना होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर जो इसको ज्वाइन करके आएगा, क्या वो इसके साथ कोलिनर दिख रहा है?
लैम्डा टाइम्स दिख रहा है उसका, यानी ये लाइन कोइंसिडेंट हो गई। नहीं समझ में आया, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। तो दोनों घर के लिए है। ये तो अपन ने ओरली कर लिया कि लाइंस पैरेलल और कोइंसिडेंट है फोर्थ वाला, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि इसको जैसे अपन ने प्रॉपरली लिख करके सॉल्व किया करें। तो थर्ड वाले को तो अपने को थोड़ा करके देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि मतलब अपन आगे बढ़े इस क्वेश्चन में, अगली क्लास का शीट में से होमवर्क और अगला रेस एज इट इज 23rd वाला करना है। 22nd अभी किया, 23rd रेस कर लेंगे। इसके अलावा शीट में से मैट्रिक्स का हमारा जेई मेंस हो गया डिस्कस। मैट्रिक्स खत्म हो चुका है हमारा, है ना। डू ये सेल्फ कुछ दिया अभी तक वेक्टर से? वेक्टर से अभी तक कुछ नहीं दिया है। तो वेक्टर के अंदर शीट की डू योर सेल्फ 1 से 5। डू योर सेल्फ इसकी छोटी है, ज्यादातर एक या दो या तीन क्वेश्चन है, किसी में एक ही है किसी में दो ही है। बहुत ज्यादा डू योर सेल्फ में क्वेश्चंस नहीं है इसमें। इसके अलावा हम लोग, अच्छा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आज वेक्टर की शीट का, है ना, क्योंकि कई लोग मैट्रिक्स के अंदर मैंने देखा है कि आदत पड़ी हुई है तो वो लोग मैट्रिक्स तो सॉल्व करे ही नहीं, है ना। और मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है फिर भी लोगों ने ही किया है। तो अब ठीक है, अब की बार से आगे से अपन शीट का सॉल्यूशन दे देंगे, और क्या है। कुछ लोगों को सीखना ही नहीं एक्चुअली, है ना। तो उन लोगों के लिए ठीक है, बाकी लोग जो लोग सिर्फ तब अटकते थे तब रेफर करते हैं, वो लोग रेफर तभी करें। और होमवर्क में हमारा 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक ये हमारा वेक्टर की शीट से होमवर्क। एनसीईआरटी में से आज कुछ भी नहीं है, 10.2 जो था उसके बाद अभी आगे नहीं बढ़ना है। और वेक्टर की शीट में डू सेल्फ 1 से 5 है, और ओवन में 1 से लेके 11 है। और फिर है कि पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी, तो जो लोग रेफर करते हैं वो लोग रेफर करके आए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन फिर बोल देता हूँ डिस्कस नहीं होगा। जो भी बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं वो लोग को सोल्यूशन देखना पड़े, पीडीएफ से समझ में नहीं आता तो वो लोग वीडियो सोल्यूशन देख करके आएंगे। वेक्टर की शीट अगर किसी ने खोली हो, अभी खोल के देखे, तो ओवन में देखेंगे तो 60 से ऊपर सवाल है। अगर हम देखेंगे तो 66 क्वेश्चन है ओवन में। और अगर हम O2 देखेंगे तो O2 के अंदर भी हमारे को 27 क्वेश्चन मिलेंगे। S1 के अंदर हम जाएंगे तो हमें S1 के अंदर 27 मिलेंगे।
और S2 के अंदर जाएंगे तो S2 के अंदर भी 16 मिलेंगे। फिर जेई मेंस एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमारे पास 25 सवाल है, और जेई एडवांस में जाएंगे तो हमारे पास 21 सवाल है। तो काफी बड़ी शीट है ये कह सकते हैं, और लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एक बार में बन जाएंगे, जो लोग कॉपी पढ़ करके फॉलो कर रहे हैं उनको कहीं तकलीफ नहीं होगी, और जिनको तकलीफ ज्यादा होती है उनके लिए मैंने बता ही दिया है कि पीडीएफ भी है और वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो एक एक क्वेश्चन तो कतई डिस्कस नहीं होगा, ये बात अच्छे से बैठा ले, है ना। हाँ, इस पे आते हैं हम लोग अब। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को हम लोग 2D से भी कर सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम एक प्लेनर फिगर होता है। बट हम लोग 2D में ये क्वेश्चन कैसे करते हैं जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अभी हम लोग को वेक्टर से सीखना है, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग वेक्टर ये देख रहे हैं हम लोग। ये होमवर्क नोट कर लेना भाई, है ना। और रेस तो एज इट इज पता ही है सबको, 23rd। इसको देखेंगे, यहाँ इसने बोला है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड एडी ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी एंड डी, मिड पॉइंट एम, इसका मिड पॉइंट एम है, और स्ट्रेट लाइन बी एम, ये लाइन बनाई बी एम, इंटरसेक्ट ए सी, इसको ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट आर, एंड सी डी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। ये लाइन इसको आगे प्रोड्यूस किया और इसको आगे प्रोड्यूस किया, ये यहां पर मिल रहा है क्यू पे। तो हमें कहा गया कि वेक्टर की मदद से क्यू आर डिस्टेंस जो होगा वो दुगना होगा आर बी डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस आर बी है और ये डिस्टेंस क्यू आर है। ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस का क्या होगा, डबल। ये शो करके देखो। तो कैसे वेक्टर में शो करेंगे, 2D के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेते थे। तो वही यहाँ पर हम करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक वेक्टर को ओरिजिन पे रख देंगे, एक पॉइंट को ओरिजिन पे रख देंगे, ये ओरिजिन हो गया। इसके रेफरेंस से मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये मान लेते हैं डी है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल वेक्टर है, जिनको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है वो समझ गए होंगे। ये वेक्टर अपना बी है, ये वेक्टर अपना डी है, तो ये वाला वेक्टर हमारा, तो इसका पोजीशन वेक्टर सबको दिख गया होगा, बी प्लस डी आ गया, शायद समझ में आ गया। क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, तो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कितना होगा, d/2। ये हो गया d/2। अब अल्टीमेटली अगर मुझे आर बी डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये दूरी निकालनी है, और मुझे क्यू आर निकालना था, ये दूरी निकालनी है। तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में सोचते थे कि हमें दूरी निकालनी है तो कोऑर्डिनेट निकालना है, वैसे हम यहाँ सोचेंगे दूरी निकालना है तो इस पॉइंट का क्या निकालें, पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट किन दो लाइन के इंटरसेक्शन से मिलेगा, एक तो बी एम और एक ए सी। तो हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। अभी लाइन कैसे सॉल्व करते हैं सिखाया था। अब यहाँ पर आई और जे की जगह हम बी और डी के टर्म में निकालेंगे आंसर को। कैसे निकालते हैं अभी सिखा रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ये वाली लाइन पता है मुझे, और अब मैं सी डी लिखूंगा। अब सी डी को जब इसके साथ सॉल्व करूंगा तो मुझे इसका क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। जब इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और आर का आ जाएगा तो मैं क्यू आर डिस्टेंस निकाल दूंगा, और आर का पता है और बी का पता है तो आर बी डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गया क्या। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, मतलब आपको कम से कम एक पेज तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में कुछ टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। सिंपली बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है। पहले मैं लिखूंगा वेक्टर इक्वेशन, देख लेना है ना, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसे सवाल जब शीट में आएंगे मना कर दूंगा मैं साफ साफ। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। सबसे पहले ए सी की वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं। ए सी की वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड वाला। इस लाइन पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, दो। अपन ने अभी लिखा था फॉर्मूला दो का। तो एक पॉइंट जिससे पास करी लाइन, 0 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, -0 आएगा, उसको नहीं लिख रहा हूं। ये आ गया हमारा पहला लाइन ए सी। अब इसी के साथ मैं लिखूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बी एम। बी एम लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा। तो बी एम लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा तो कहां से पास करी है, यहां से। किसी को लग रहा है सर मैं ये यूज कर लूं, मैंने अभी बताया था 4 तरीके लिख के दिखाया था, कोई भी यूज कर सकते हैं। प्लस म्यू टाइम्स दिस माइनस दिस d/2 माइनस बी।
ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा टू गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट। आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा मेरे पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कंपोनेंट को बराबर कर देंगे, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर दोनों पे जो आएगा वो कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग किसके कंपोनेंट को बराबर करेंगे? बी और डी के। तो जरा बी और डी के कंपोनेंट को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? लैम्डा। और यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस म्यू। और इसी तरह से डी की कंपोनेंट को करेंगे बराबर, तो लैम्डा, और यहां से कितना? म्यू बाई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आ गया? लैम्डा और म्यू। तो सीधे ही दिख रहा है कि यहीं पर ही इसको रख दो, तो म्यू बाई 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 3 म्यू बाई 2। म्यू बराबर 2/3। अब म्यू को उठा करके यहाँ रख दो, या लैम्डा निकाल के वहां रख दो, वन एंड द सेम थिंग। तो मैं यहाँ से लैम्डा निकाल देता हूँ। लैम्डा कितना आएगा? 1/3। लैम्डा 1/3 को रख देंगे, तो देयरफॉर हमें मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। आर का पोजीशन वेक्टर या तो लैम्डा को यहाँ रख दो, या फिर बोल रहा हूँ म्यू की वैल्यू को यहाँ रख दो, सेम ही आएगा। तो लैम्डा को वहां रखेंगे तो क्या मिल गया? बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 3। ये हमारा आधा काम हुआ है अभी। अब हमें आधा काम करने के लिए यही काम किसके लिए करना है? क्यू के लिए। अब क्यू के लिए हमें यही काम करना है, तो हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। अब सी डी की वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आर वेक्टर, कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले सी और डी में से, क्या पकड़े? डी। कैलकुलेशन को आसान बनाना है। डी डी प्लस सम टी टाइम्स। अब टी क्यों यूज किया? क्योंकि लैम्डा और म्यू सेम आ जाएगा, फिर नहीं तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए स्केलर चेंज करते जाओ। अब टी टाइम्स बी वेक्टर। नहीं समझ में आया होगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सी डी को किसके साथ सॉल्व करें कि क्यू मिल जाए? बी एम के साथ। तो यानी कि सॉल्व 2 and 3 टू गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अब इस पे और इसमें बी और डी कंपोनेंट को बराबर करते हैं। बी कंपोनेंट देखो क्या क्या है यहाँ पे? 1 माइनस म्यू, और यहाँ क्या है? टी। और दूसरा है डी कंपोनेंट को देखो, म्यू बाय 2 1। तो म्यू मिल गया डायरेक्टली, तो यहाँ से म्यू ही आ गया, म्यू बराबर 2। और म्यू यहाँ पे 2 आ गया, तो टी बराबर, तो या तो टी रख दो या म्यू रख दो, एक ही चीज मिलेगी। तो कुछ भी रख दो। देखो पोजीशन वेक्टर आ गया क्यू का। क्या आ गया पोजीशन वेक्टर क्यू का? डी माइनस बी। नहीं आया समझ में? अब आ गया पोजीशन वेक्टर क्यू का। अब आखिरी काम करना है, हमें निकालना था क्यू आर वेक्टर। क्यू आर वेक्टर निकालो। क्यू आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। ये रहा पोजीशन वेक्टर आर का, तो बी प्लस डी बाई 3 माइनस डी माइनस बी ब्रैकेट। नहीं समझ में आया होगा। एलसीएम कितना? 3। ये कितना होगा? -3d, तो -2d हो जाएगा। और ये 4b -2d। नहीं समझ में आया होगा। तो क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड, यहां से 2/3 तो कॉमन ले लेते हैं, और क्या रह जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ 2b वेक्टर माइनस डी वेक्टर। नहीं समझ में आया होगा। ये आ गया क्यू आर वेक्टर। अब क्यू आर वेक्टर आ गया, मैं निकालूंगा आरबी वेक्टर। आरबी वेक्टर क्या होता है? बी का विषय वेक्टर यानी बी माइनस आर का विषय वेक्टर यानी कि बी प्लस डी बाई 3। दिख गया होगा। यहां से तुम ध्यान से देखो, तो ये आ गया 1/3 टाइम्स 2b वेक्टर माइनस डी वेक्टर। नहीं समझ में आया होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं आरबी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आरबी का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2r। नहीं समझ में आया होगा। तो ये हमारा हेंस प्रूफ। यहां से दिख रहा है कि आरबी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू आर वेक्टर बाय 2। ये आ गया हेंस प्रूफ। अब क्योंकि अभी बोर्ड में जगह नहीं है, एक सेम सवाल प्रैक्टिस के लिए देना था, तो शाम को पीडीएफ के अंदर सेम तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसको प्रैक्टिस के लिए देखना हो कि ऐसे प्रैक्टिस कैसे करके आंसर निकालना है। तो शाम को एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। द एंड ऑफ द क्लास।